हेलो फ्रेंड्स, ऑलराउंडर बीएसएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए साइंस का एक बेस्ट मॉडल पेपर जिसमें से एग्जाम में बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो हम शुरू करते हैं साइंस का एक बेस्ट मॉडल पेपर। भाई आपके इस बेस्ट मॉडल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है, आटे में खाने वाले बेस्ट मॉडल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है क्योंकि। भाई आटा है उसके अंदर खाने वाला सोडा मिलाया जाता है क्योंकि ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए कर रहा है इससे रोटियां स्वादिष्ट बनती हैं। ऑप्शन बी बोल रहा है कि आटे को गूंथने से कम जल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी है कि खाने वाला सोडा कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 मुक्त करता है जिससे रोटी फूल जाती है। और ऑप्शन डी बोल रहा है उपयुक्त सभी। हाँ, ऑप्शन डी बोल रहा है उपयुक्त सभी। भाई आटे में खाने वाला सोडा क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र होता है आपके Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। भाई सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, जब आटे के अंदर मिलाया जाता है तो आटा फूल जाता है। आटा क्या हो जाता है? फूल जाता है। आटा फूल जाता है। आटा क्यों फूलता है? क्योंकि जब Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा जब आटे में मिलाया जाता है तो सोडे के अंदर से CO2 गैस निकलती है। CO2 गैस निकलती है तो बीच के अंदर छिद्र हो जाते हैं और आटा फूल जाता है। तो इसका आपके सही आंसर हो जाएगा, खाने वाला सोडा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है जिससे रोटी फूल जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? हाँ, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला पाउडर का नाम क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी है आपके पास सोडियम सल्फेट और ऑप्शन डी है आपके पास सोडियम क्लोराइड। भाई इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। भाई हमने अभी ऊपर देखा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, आटे को फुला देता है। आटे को फुला देता है और आटे के बीच में छिद्र कर देता है जिससे डबल रोटी, केक आदि बनाने में इस सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। इस सोडियम बाइकार्बोनेट के सूत्र की बात की जाए तो इसका सूत्र होता है NaHCO3। सोडियम क्लोराइड की बात की जाए तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसे खाने का नमक भी कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट की बात की जाए तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 और सोडियम सल्फेट की बात की जाए तो Na2SO4। ये इसके रासायनिक प्रतीक हैं, रासायनिक सूत्र हैं। ये भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु विद्युत होते हैं। परमाणु विद्युत होते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास धनात्मक रूप से, ऑप्शन बी है ऋणात्मक रूप से, ऑप्शन सी है द्विधनात्मक रूप से और ऑप्शन डी है उदासीन रूप से। कि परमाणु जो होते हैं वे विद्युत के धनात्मक होते हैं या ऋणात्मक होते हैं या द्विधनात्मक होते हैं या उदासीन होते हैं। भाई हमने चैप्टर के अंदर देखा था कि ऐसे परमाणु बना हुआ होता है। इस परमाणु के बीच के अंदर होता है धन आवेश और इसके चारों ओर होता है ऋण आवेश। चारों ओर क्या होता है भाई? ऋण आवेश होता है। इस धन आवेश और ऋण आवेश का मान बराबर होता है। धन आवेश और ऋण आवेश का मान क्या होता है भाई? बराबर होता है। बराबर होने के कारण परमाणु की प्रकृति उदासीन प्रकृति होती है। अर्थात हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कि परमाणु की प्रकृति उदासीन प्रकृति होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? भाई जो इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन ए बोल रहा है थॉमसन ने, ऑप्शन बी बोल रहा है नील्स बोहर ने, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड ने और ऑप्शन डी है फेराडे ने। भाई इसके अंदर आपका सही आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड ने।
रदरफोर्ड ने सर्वप्रथम परमाणु की खोज की थी? थॉमसन ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल दिया था, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इसने कहा था कि परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है जिसके चारों ओर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। दूसरा, निल्स बोर ने परमाणु के बारे में एक और मॉडल दिया था। निल्स बोर ने कहा था कि परमाणु के बीच के अंदर धनावेश होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और उन कक्षाओं को क्या कहा जाता है? उन कक्षाओं को कक्षक या कोष कहा जाता है। उन कक्षाओं को कक्षक या कोष कहा जाता है। भाई बात करते हैं, हाँ, एक फेराडे ने फिजिक्स से संबंधित विद्युत परिपथ के बारे में कुछ नियम दिया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड हो जाएगा। रदरफोर्ड ने सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित खाद्यों में से नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? भाई ऑप्शन में आपके कुछ खाद दिए हुए हैं। यूरिया दिया हुआ है, अमोनियम नाइट्रेट दिया हुआ है, कैल्शियम नाइट्रेट दिया हुआ है और अमोनियम दिया हुआ है। इन सभी में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? भाई ऑप्शन ए है यूरिया, ऑप्शन बी है अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी है अमोनियम और ऑप्शन डी है कैल्शियम नाइट्रेट। तो सर्वाधिक मात्रा पूछी जाए किसकी? नाइट्रोजन की, तो सर्वाधिक मात्रा होती है यूरिया के अंदर। कितने प्रतिशत पूछा जाए तो 33% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। किसमें भाई? यूरिया के अंदर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें आपका यूरिया एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके दिए गए कथनों के आधार पर, भाई कुछ कथन दिए गए हैं उसके आधार पर हमें चर्चा करनी है। वनस्पति तेलों को कास्टिक सोडे के साथ गर्म करने पर साबुन व ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। हाँ, वनस्पति तेलों को कास्टिक सोडे के साथ यदि गर्म करते हैं तो साबुन और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन बी बोल रहा है, सॉरी कथन आर बोल रहा है कि वनस्पति तेलों में वसी अम्लों के लवण पाए जाते हैं। अब देखिए, साबुन का निर्माण किससे किया जाता है? यदि बात इसके बारे में आए तो साबुन का निर्माण करने के लिए आपके ये कास्टिक सोडा है। इस कास्टिक सोडे को पहले इस वनस्पति तेल को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। इस वनस्पति तेल को गर्म करते हैं और फिर इसके अंदर कास्टिक सोडे को डाल देते हैं। वनस्पति तेल को गर्म करके उसके अंदर कास्टिक सोडा डाल दिया जाता है तो हमारे उत्पाद में एक तो बनता है साबुन, और दूसरा बन जाता है साबुन और ग्लिसरॉल। दो चीजों का निर्माण होता है। भाई साबुन का निर्माण करने के लिए वनस्पति तेलों को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है और उसके अंदर कास्टिक सोडा डाल दिया जाता है तो हमारे साबुन का निर्माण हो जाता है। यह कथन एकदम सत्य है। बात करते हैं वनस्पति तेलों के अंदर वसी अम्ल। वसी अम्ल का अर्थ है पोमेटिक अम्ल है, ओलिक अम्ल है। यह अम्ल वसी अम्ल होते हैं। क्या वनस्पति तेलों के अंदर वसी अम्ल पाए जाते हैं? बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। यह आर होगा। यह क्या हो जाएगा? एकदम गलत आंसर हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। तो हम ऑप्शन पर आते हैं। ऑप्शन आपका ए बोल रहा है कि ए तथा आर दोनों सही हैं। बिल्कुल दोनों सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वनस्पति तेलों के अंदर वसी अम्ल नहीं पाए जाते हैं। वनस्पति तेलों के अंदर वसी अम्ल नहीं पाए जाते हैं। भाई ऑप्शन बी आपका बोल रहा है ए तथा आर दोनों सही है। बिल्कुल दोनों सही नहीं है, ये भी आंसर आपके गलत हो जाएगा। सी बोल रहा है ए सही है और आर गलत है। यह आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा कि ए जो है वह सही बोल रहा है और आर जो है यह क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। अर्थात यह आंसर आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से बहुलीकरण से प्राप्त होता है? किसके बहुलीकरण से प्राकृतिक रबर प्राप्त होता है? ऑप्शन दिए गए हैं फिनॉल, ऑप्शन बी कह रहा है स्टाइरिन, ऑप्शन सी बोल रहा है आइसोप्रीन
और ऑप्शन डी बोल रहा है क्लोरोप्रीन। हाँ, तो इसका आपके सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी सी, ऑप्शन सी जो है आइसोप्रीन, यह आपका एकदम परफेक्ट आंसर होगा। देखिए प्राकृतिक रबर किसका बहुलीकरण है? बहुलीकरण का अर्थ होता है बहुत सारी इकाइयां मिलकर इसका निर्माण करती हैं। तो आइसोप्रीन की बहुत सारी इकाई मिलकर प्राकृतिक रबर का निर्माण करती हैं। भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हीरा तथा ग्रेफाइट हैं। ऑप्शन है आपके पास कार्बन के अपर रूप, ऑप्शन बी है आपके पास कार्बन के समस्थानिक, ऑप्शन सी है आपके पास कार्बन के समावयी और ऑप्शन डी है आपके पास कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप। भाई इसका आपके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हीरा क्या है? हीरा कार्बन का अपरूप है। हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? अपरूप है तथा अधातु है। अधातु क्यों है? क्योंकि कार्बन भी क्या होता है? आपके अधातु होता है तथा कार्बन अधातु है, तो हीरा तथा ग्रेफाइट भी अधातु होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि अरस्तु, ऑप्शन बी है आपके पास थियोफ्रेटस, ऑप्शन सी है आपके पास हिप्पोक्रेटस और ऑप्शन डी है गैलन। भाई एक एक की अभी बात करते हैं। अरस्तु जो है इसे कहा जाता है जीव विज्ञान का जनक। हाँ, किसका जनक कहा जाता है? जीव विज्ञान का। और थियोफ्रेटस की बात की जाए तो पादप विज्ञान का जनक, पादप विज्ञान। गैलन क्या है? गैलन मात्रा मापने की इकाई है, मात्रा मापने की इकाई है। देखिए भाई अरस्तु क्या है? अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव नहीं, जंतु लिख देना। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, थियोफ्रेटस को पादप विज्ञान का जनक कहा जाता है और गैलन तो मात्रा मापने की इकाई है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? हम कह सकते हैं कि कोशिका का नाम सर्वप्रथम किसने दिया? यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कोशिका की खोज किसने की? तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है फ्लेमिंग ने, ऑप्शन बी है ल्यूवेनहॉक ने, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक ने और ऑप्शन डी है रॉबर्ट ब्राउन ने। तो देखिए बात करते हैं, फ्लेमिंग ने बाह्य हस्त नियम दिया था, बाह्य या वामह हस्त, वामह हस्त फिजिक्स का जो नियम था ये वाला, यह फ्लेमिंग ने दिया था। ऑप्शन बी है ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक ने कोशिका की खोज की थी, पर वह कोशिका कैसी थी? जीवित कोशिका, जीवित कोशिका। भाई यह जीवित कोशिका थी, इसने बाद में की थी। इससे पहले सर्वप्रथम पूछ रहा है, तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसके अंदर? कोरक के अंदर रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की। और ब्राउन ने किसकी खोज की थी? केंद्र की। कोशिका के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है, यह बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने। भाई फ्लेमिंग ने वामा हस्त नियम दिया था, ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की बाद में खोज की थी, लेकिन सर्वप्रथम पूछ रहा है तो इसका आपके सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर कोशिका की खोज की थी। यह कोशिका आपकी मृत कोशिका थी। और रॉबर्ट ब्राउन है, इसने केंद्र की खोज की थी। भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की रचना जंतु कोशिका को और वनस्पति कोशिका को विभेदित करती है। कोशिका, भाई कोशिका की कौन सी रचना जंतु कोशिका और पादप कोशिका को विभेदित करती है? तो इसका आपके ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन है राइबोसोम, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है सेंट्रोमियर और ऑप्शन डी है सेंट्रियोल। तो भाई इसका जो आपके सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंट्रियोल। भाई माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया शरीर कोशिका के अंदर क्या ऊर्जा प्रदान करती है? कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती हैं। इस कारण इस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर
या कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। राइबोसोम, राइबोसोम किसके अंदर? डीएनए और आरएनए के अंदर पाए जाते हैं। गुण लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करने के लिए राइबोसोम डीएनए तथा आरएनए में उपस्थित होते हैं। भाई डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। सेंट्रोमियर, भाई सेंट्रोमियर क्या होता है? तो यह गुणसूत्र इस प्रकार से होता है, इसके ये सेंटर का भाग है, इसे कहा जाता है सेंट्रोमियर। तो इसका कौन सी रचना जंतु कोशिका और पादप कोशिका को विभेदित करता है? तो इसका आपके सही आंसर हो जाएगा सेंट्रियोल। भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकी की इकाई है। हाँ, आनुवांशिकी की इकाई है। ऑप्शन ए है क्रोमोसोम, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है जीन और ऑप्शन डी है लाइसोसोम। भाई पूछ रहा है आनुवांशिकी की जो इकाई है वह कौन सी है? तो देखिए आनुवांशिक कहते किसे हैं? तो यहां पर है आपके पिता और यहां पर है इसका पुत्र। पिता के लक्षण पुत्र के अंदर आते हैं। हाँ, पिता के लक्षण पुत्र के अंदर आते हैं, अर्थात एक पीढ़ी, यह फर्स्ट पीढ़ी हो गई, यह सेकंड पीढ़ी हो गई। तो फर्स्ट पीढ़ी से सेकंड पीढ़ी में, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण आनुवंशिकी कहलाता है। लक्षणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाता है। आनुवंशिकी होता है, यह लक्षणों का स्थानांतरण कौन करती है? भाई जीन करती है। कौन करती है? जीन करती हैं, जो किस पर उपस्थित होती हैं? गुणसूत्रों पर। भाई जो गुणसूत्र होते हैं उसके ऊपर जीन उपस्थित होती हैं, छोटे छोटे कणों के रूप में जीन उपस्थित होती हैं। क्रोमोसोम, भाई एक मानव के अंदर 43 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। राइबोसोम तो अभी हमने बात की है, डीएनए तथा आरएनए के ऊपर पाए जाते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम का मुख्य कार्य है आपके कोशिका के अंदर कोई मृत कोशिका आ जाती है तो उसे नष्ट करने का कार्य लाइसोसोम का होता है। और कभी कभार यह लाइसोसोम अपनी खुद की कोशिका को भी नष्ट कर देता है। इस कारण लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जीन अवस्थित होते हैं, जीन अवस्थित होते हैं। भाई अभी हमने पढ़ा जीन अवस्थित होते हैं, मतलब जीन कहां पर उपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए बोल रहा है आपके गुणसूत्र में, ऑप्शन बी बोल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी बोल रहा है हरित लवक में और ऑप्शन डी बोल रहा है राइबोसोम में। इसका आपके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी हमने यहां पढ़ा है कि जो जीन होते हैं वह गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। जीन कहां पर उपस्थित होते हैं? गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें यह हरित लवक है। हरित लवक क्या होता है? हरे रंग के वर्णक को हरित या हरे रंग के लवक को हरित लवक कहा जाता है। भाई पादपों का रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर हरित लवक पाया जाता है, जिसके कारण पादपों का रंग हरा होता है। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। भाई बात करते हैं कीटों की। कीट जो होते हैं वह श्वसन किस प्रकार से करते हैं? ऑप्शन ए है त्वचा से, ऑप्शन बी है क्लोम से, ऑप्शन बी है फेफड़ों से और ऑप्शन डी है बातल तंत्र से। तो देखिए ये जो कीट होते हैं इनके अंदर एक विशेष तंत्र पाया जाता है जिसका नाम है बातल तंत्र। इस बातल तंत्र के द्वारा सभी कीट श्वसन क्रिया करते हैं। सांस लेने की क्रिया करने के लिए इसमें एक विशिष्ट तंत्र पाया जाता है जिसका नाम होता है बातल तंत्र। त्वचा की बात की जाए तो मेढक जो होता है, मेढक होता है यह त्वचा से श्वसन करता है। मानव जो होता है, मानव है या जीव जंतु, फेफड़ों से श्वसन क्रिया करते हैं। क्लोम से, मछली जो होती हैं, मछली क्लोम के द्वारा श्वसन क्रिया करती है। भाई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मछली श्वसन क्रिया करती हैं त्वचा से, फेफड़ों से, क्लोम से, बातल तंत्र से। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लोम हो जाएगा। कीटों का पूछे तो बातल तंत्र आपका एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके
लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियां थकान अनुभव होने का कारण है। भाई हम यदि लंबे समय तक काम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों के अंदर हमें पता चल जाता है कि हम बहुत ही थक चुके हैं, हमें थकान महसूस होती है। तो यह थकान क्यों महसूस होती है? ऑप्शन है आपके पास, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण, पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट होने के कारण, ग्लूकोज का क्षय होने के कारण, या लैक्टिक एसिड का संचय। इसका सही आंसर है लैक्टिक एसिड। जितना ज्यादा काम करेंगे उतना लैक्टिक एसिड का संचय होगा, और जितना लैक्टिक एसिड का संचय होगा उतनी ही ज्यादा हमें थकान महसूस होती है। भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना किस वैज्ञानिक ने की, या पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना को प्रस्तावित सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है आपके पास जी टेलर ने, ऑप्शन बी है ई हंटिंगटन ने, ऑप्शन सी है डी आर स्टोडर्ट ने, और ऑप्शन डी है ट्रांसले ने। ऑप्शन डी है आपका ट्रांसले ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की सर्वप्रथम स्थापना की। भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82। पारिस्थितिकी निश्चय या आला, पारिस्थितिकी आला या पारिस्थितिकी निश्चय की संकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की? ऑप्शन ए है ग्रिनेल ने, ऑप्शन बी है डार्विन ने, ऑप्शन सी है ईपी ओडम ने, और ऑप्शन डी है सीसी पार्क ने। भाई आपके पास 82वां क्वेश्चन है। भाई 82वां जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन ए है ग्रिनेल ने, ऑप्शन बी है डार्विन ने, ऑप्शन सी है ईपी ओडम ने, और ऑप्शन डी है सीसी पार्क ने। तो इसका आपके जो सही आंसर है वो हो जाएगा, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ग्रिनेल ने। ग्रिनेल ने आपका आंसर एकदम सही है। इसने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी आला की संकल्पना प्रतिपादित की। भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने की आवश्यकता न्यूनतम भूमि को कहते हैं। हाँ, न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसका आपके सही आंसर क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी पदचाप कहा जाता है। ऑप्शन है आपके जीवजात, बिल्कुल नहीं कहते हैं। ऑप्शन बी है पारिस्थितिकीय पदचाप, बिल्कुल यही आंसर होगा कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण करने के लिए, धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकीय पदचाप कहा जाता है। ऑप्शन सी है जीवोम और ऑप्शन डी है निकेतन। ये दोनों ऑप्शन भी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। बात करते हैं 84 क्वेश्चन की। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। भाई देखिए, इसके अंदर ये बोल रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन। ये कहां पर है? ये है आपके बेंगलोर में। कहां पर है भाई? बेंगलोर में है। दूसरा, ये ऑप्शन ए कहां पर है? बेंगलोर में है। दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। ये कहां पर है भाई? ये है आपके कोलकाता के अंदर है। कहां पर है? कोलकाता के अंदर। दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। ये है आपके राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर। और ऑप्शन डी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध। ये है आपके चेन्नई के अंदर। अर्थात ए जो है, ए है 4 पे, ए 4 पे यहां पर है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, मतलब ये तो हो नहीं सकता। डी पर भी 4 नहीं है, ये हो नहीं सकता। अर्थात या तो ए हो सकता है या सी हो सकता है। तो देखिए बी है, बी कहां पर है? बी होता आपके फर्स्ट पे, इसमें सेकंड है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। अर्थात आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 4 ए है, 4 बी है, 1 सी है, 2 और डी है 3। ये आंसर आपका एकदम परफेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट आंसर की। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रेडियो इम्यूनोसेंसरी किसके लिए उपयोग में लाई जाती हैं? भाई 85 क्वेश्चन है, रेडियो इम्यूनोसेंसरी किसके ऊपर प्रयोग में लाई जाती हैं? तो देखिए, इसका जो आपके ऑप्शन है फेफड़ों के कैंसर के उपचार के लिए, ऑप्शन बी है एड्स के उपचार के लिए, ऑप्शन सी है रक्त सैंपल में एंटीबॉडीज और हार्मोन की उपस्थिति जानने के लिए, और ऑप्शन डी है हड्डियों के
फ्रैक्चर के लिए। हाँ, ऑप्शन सी क्या, ऑप्शन डी क्या है, हड्डियों के फ्रैक्चर के लिए। इसका जो आपके सही आंसर है वो है आपके सी। रक्त सैंपल में एंटीबॉडीज और हार्मोन की उपस्थिति जानने के लिए रेडियो इम्यूनोसेंसरी का प्रयोग किया जाता है। यह एक यंत्र है जिसका उपयोग रक्त सैंपल और एंटीबॉडीज और हार्मोन की उपस्थिति जानने के लिए किया जाता है। भाई बात करते हैं नेक्स्ट 86 क्वेश्चन की। जीवों विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्क्रम सही है या कौन सा अनुत्क्रम सही है? ऑप्शन ए ऑक्टोपस, डॉल्फिन और शार्क। ऑप्शन बी पेंगोलिन, कच्छप और बाज। ऑप्शन सी सालामेंडर, अजगर और कंगारू। और ऑप्शन डी बोल रहा है मेढक, केकड़ा और झींगा। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए। 86 का ऑप्शन नहीं, ऑप्शन आपके सी सही होगा, ऑप्शन ए गलत है। इसका जो आपके सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, सालामेंडर, अजगर और कंगारू। ये ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 87 की। 87 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति एक कपी प्रजाति है? भाई कपी प्रजाति का अर्थ होता है, कपी का अर्थ होता है वानर या हम कह सकते हैं बंदर। भाई ऐसी कौन सी प्रजाति है जो कपी प्रजाति नहीं है, अर्थात वानर की प्रजाति नहीं है? ऑप्शन ए गिब्बन, गिब्बन वानर की प्रजाति है, भाई कह सकते हैं। गोरिल्ला भी वानर की प्रजाति है। और लंगूर जो है, लंगूर वानर की प्रजाति नहीं है, यह एक डिफरेंट प्रजाति है, वानर की प्रजाति बिल्कुल भी नहीं है। अर्थात आपका सी आंसर एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 88 क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? भाई ऑप्शन ए, बी और सी और डी, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कार्य है जड़ों का नहीं है? देखते हैं अभी। ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है भाई, ये नहीं है। ऑप्शन बी है जड़ों का अवशोषण, जल का अवशोषण। भाई जल का अवशोषण, जल जड़ों के द्वारा ही अवशोषित किया जाता है, तो ये कार्य जड़ का है। पोषक तत्वों का अवशोषण, पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, इन सभी का अवशोषण भी जड़ों द्वारा किया जाता है। पौधों को सहारा प्रदान भी जड़ों के द्वारा किया जाता है। अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा की जाती है? पत्तियों द्वारा। पत्तियों द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधे को भोजन बनाने में कार्य किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89 क्वेश्चन। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? भाई बढ़ाता नहीं है तो या तो बराबर रखेगा या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, पहला आंसर ऑप्शन ए बोल रहा है श्वसन। भाई श्वसन की क्रिया के समय हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और छोड़ते क्या है? CO2, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो वायुमंडल के अंदर इसकी वृद्धि होगी, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा हम बात करते हैं जैविक पदार्थों का क्षय। भाई जैविक पदार्थ यूरिया, खाद्य या अवशिष्ट पदार्थों को जब जलाते हैं, उसका क्षय करते हैं, तो जलने समय यह CO2 गैस छोड़ता है। जब CO2 गैस छोड़ेगा तो वायुमंडल में CO2 की क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। ज्वालामुखी की बात करते हैं तो ज्वालामुखी के समय भी कौन सी गैस निकलती है? CO2। जब CO2 गैस निकलेगी तो वायुमंडल के अंदर इसकी क्या होगी? वृद्धि हो जाती है। लेकिन ऑप्शन बी बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पौधे क्या करते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाती नहीं है, बल्कि क्या करती हैं? घटाती हैं। तो ये आंसर आपका एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 19 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बोल रहा है कि एलिसा परख के लिए पहचान की जाती है। एलिसा परख से पहचान की जाती है। भाई एलिसा क्या है? पहले तो हमें यह पता होना चाहिए यह एलिसा क्या है।
यह एक यंत्र है। क्या है भाई? यंत्र है जो रोगों की जांच करने के लिए काम में लाया जाता है। तो यह किस रोग की जांच करता है? ऑप्शन ए है एड्स की, ऑप्शन बी है टाइफाइड की, ऑप्शन सी है आपके पास कैंसर की, और ऑप्शन डी है आपके पास गर्भाशय। इसका सही आंसर आपके हो जाएगा एड्स की। एलिसा परक एड्स रोग की पहचान करता है कि किस मानव में एड्स रोग है, किस मानव में एड्स रोग नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गति प्रेरक या पेस मेकर का तात्पर्य है। हृदय, ऑप्शन ए है आपके पास यह हृदय स्पंदन को कम करता है, ऑप्शन बी है आपके पास यह हृदय स्पंदन को नियमित रखता है, ऑप्शन सी है यह हृदय स्पंदन को बढ़ाता है, ऑप्शन डी है यह हृदय स्पंदन में रुधिर प्रवाह को त्वरित करता है। भाई ऑप्शन ए बोल रहा है यह हृदय स्पंदन को कम करता है। भाई कम करेगा तो शरीर में गड़बड़ हो सकती है, तो यह आंसर हो नहीं सकता। यह हृदय स्पंदन को बढ़ाता है, बढ़ाएगा तो भी गड़बड़ हो सकती है, तो यह आंसर भी नहीं है। देखिए यह हृदय स्पंदन को नियमित रखता है। भाई बिल्कुल सही आंसर है कि यह हृदय स्पंदन को क्या करता है? नियमित रखने का कार्य करता है, न तो बढ़ाता है न घटाता है। जैसा हृदय स्पंदन हो रहा है उससे उसको क्या करता है? नियमित रखता है। तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी है यह हृदय में रुधिर के प्रवाह को तेज गति से या त्वरित करता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा होगा तो भी क्या हो सकती है? गड़बड़ हो सकती है। भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि ऐसी राशि है जिसकी इकाई सभी पद्धतियों में एक समान होती है? कौन सी राशि जिसकी इकाई सभी पद्धतियों में एक समान होती है? भाई इकाइयां तीन प्रकार की, इकाइयां कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं। एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। भाई एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस तीन इकाइयां होती हैं। इन तीनों के अंदर ये देखिए एक आ रहा है एस, इस एस का अर्थ होता है सेकंड, और यह सेकंड किसका मात्रक है? समय का मात्रक है। एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस तीनों पद्धतियों के अंदर जो यह समय है, सॉरी सेकंड है, सेकंड किसका मात्रक है? समय का मात्रक है। अर्थात तीनों भौतिक राशियों के अंदर सेकंड जो होता है वह आता ही आता है, और सेकंड किसका मात्रक है? समय का। तो इसका आपके सही आंसर समय हो जाता है। ऑप्शन ए मात्रा है, बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी लंबाई है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्षेत्रफल है, बिल्कुल नहीं हो सकता। और ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर है कि समय जो है एमकेएस में भी होता है, सीजीएस में भी होता है और एफपीएस में भी होता है। भाई बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन लंबाई की सबसे छोटी इकाई है? ऑप्शन ए है आपके पास एंगस्ट्रम, ऑप्शन बी है किलोमीटर, ऑप्शन सी है प्रकाश वर्ष और ऑप्शन डी है आपके पार्सेक। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह आंसर है आपका ऑप्शन ए, एंगस्ट्रम मात्रक है। यह सबसे छोटा मात्रक होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है 94 क्वेश्चन आपका बता रहा है कि मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति लागू कब की गई थी? मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए बोल रहा है 1969 में, ऑप्शन बी बोल रहा है 1971 में, ऑप्शन सी बता रहा है 1983 में और ऑप्शन डी बता रहा है 1991 में। तो इसका जो सही आंसर होता है वह हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, 1983 के अंदर मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी। हाँ, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो 1983 में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है अधातु, ऑप्शन बी है आपका उपधातु, ऑप्शन सी है मिश्र धातु और ऑप्शन डी है आदर्श धातु। तो इसमें आप देखिए, इसमें आप देख सकते हो अधातु किसे कहते हैं?
तो जो धातु नहीं होती है, जिसके अंदर आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है, जिसके अंदर तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, जो कठोर नहीं होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, उसे अधातु कहा जाता है। उपधातु किसे कहते हैं? ऐसी धातु जिसके अंदर कुछ गुण धातुओं के होते हैं और कुछ गुण अधातुओं के होते हैं, उसे उपधातु कहा जाता है। तो देखिए, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को, भाई दो या दो से अधिक धातुएं आपस में मिल रही हैं, मिश्र बना रही हैं, मिश्रण बना रही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्र धातु। क्या हो जाएगा भाई? मिश्र धातु आपका एकदम परफेक्ट आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मिश्र धातु होती है। भाई पूछ रहा है क्वेश्चन, मिश्र धातु क्या होती है? तो देखिए, हमने बात की थी कि सभी धातुएं कैसी होती हैं? सभी धातुएं ठोस होती हैं। और मिश्र धातु का निर्माण किससे होता है? एक ठोस धातु यह, दूसरी ठोस धातु यह, आपस में यह दोनों धातुएं मिलती हैं और यहां पर मिश्र धातु का निर्माण करती हैं। अर्थात यह भी ठोस है, यह भी ठोस है, और जो मिश्रण बन रहा है यह भी क्या है? ठोस है। अर्थात दोनों धातुएं कैसी होती हैं? ठोस होती हैं और मिश्र धातु का निर्माण करती हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है ठोस और ठोस का विलयन। भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये भी ठोस और ये भी ठोस। ऑप्शन बी है ठोस और द्रव का विलयन, यह नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है गैस का द्रव में विलयन, यह भी नहीं हो सकता। तो इसका आपके सही आंसर हो जाएगा ठोस और ठोस का विलयन किसका निर्माण करता है? मिश्र धातु का निर्माण करता है। भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर उपचार में प्रयोग किया जाता है? भाई कैंसर के उपचार में कौन से रेडियोधर्मी विकिरणों का या कौन से रेडियोधर्मी तत्वों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है आपके पास रेडियम, ऑप्शन बी है आपके पास स्ट्रोंशियम, ऑप्शन सी है आपके पास बेरियम और ऑप्शन डी है आपके पास कोबाल्ट। भाई कैंसर उपचार के लिए कोबाल्ट का समस्थानिक होता है, इसका उपयोग किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए है आपके पास प्लूटोनियम, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी है थोरियम और ऑप्शन डी है रेडियम। तो इसका आपके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लूटोनियम। भाई नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो बम गिराया था, उस बम के अंदर प्लूटोनियम धातु थी। कौन सी धातु थी? प्लूटोनियम धातु थी। भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? ऑप्शन ए ओरियन, अंतरिक्ष में मानव युक्त उड़ान हेतु प्रयुक्त रॉकेट। ऑप्शन बी है रोसेटा मिशन, धूमकेतु की कक्षा में पहला अंतरिक्ष यान पहुंचने वाला। ऑप्शन सी है आपके पास रॉक एयरक्राफ्ट। ऑप्शन डी है फास्ट, दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस टेलीस्कोप। भाई इसका आपके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फास्ट जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस टेलीस्कोप है। भाई लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 2 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए यह भारत और रूस की संयुक्त परियोजना थी। ऑप्शन बी है यह अभियान के अंतर्गत मूल रोवर यान भेजा गया था। ऑप्शन सी है यह CGLLV यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया और ऑप्शन डी है रूस, अमेरिका, चीन, यूरोपियन संघ और जापान के बाद भारत दुनिया का छठा देश बना जिसने चांद पर रोवर यान भेजा। ये आंसर नहीं हो सकता। इसका आपके सही आंसर है ए भारत। यह भारत और रूस की संयुक्त परियोजना थी। भाई चंद्रयान 2 थी, वह भारत और रूस की संयुक्त परियोजना थी। भाई यह मॉडल पेपर हमारा यही कंप्लीट होता है। इसके बाद जो भी अगला मॉडल पेपर होगा वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,
जय भारत। जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग के लिए क्यों खास है ऑलराउंडर बीएसएस? बिकॉज आपको बता दें, ऑलराउंडर बीएसएस के फुल कोर्स के अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलते हैं, मॉडल पेपर की पीडीएफ फाइल मिलती है, मॉडल पेपर के पीडीएफ फाइल का जो सॉल्यूशन है, जो मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन के वीडियो लेक्चर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, लास्ट ईयर पेपर सारे के सारे देखने को मिलेंगे और उनके वीडियो लेक्चर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जहां पर आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको क्या क्या सीखने को मिला है और क्या कुछ बचा हुआ है। मतलब कि एक स्ट्रेटेजी के साथ आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल और एंड्रॉइड एप्लीकेशन में। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल को और इंस्टॉल कीजिए एंड्रॉइड एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर। धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।